हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ईडी के बहुत सारे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। जैसा कि हमने और भी इससे भी पहले जो अब सेमेस्टर में जो ईडी है, इससे भी पहले एक और ईडी थी, फिर इससे भी पहले एक और ईडी थी। कहने का मतलब है कि तीनों ईडी जितने भी क्वेश्चन अब तक बने हैं या फिर बन सकते हैं, उनके बेसिक को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारे सर के अनुसार जो जैसे हमने सर से बात की है, तो उन्होंने बताया कि भाई सब्जेक्ट से जो पूछा जाएगा वो एक बेसिक सा पूछा जाएगा, बेसिक नॉलेज पूछी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा सा न्यूमेरिकल दे देंगे, बोलेंगे बेटा कर दे सॉल्व, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। बेसिक सी जानकारी पूछी जाएगी। हर सब्जेक्ट पर कितनी पकड़ बच्चे की है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ईडी का आज मैंने क्वेश्चन ले लिया। कम से कम हम 20 क्वेश्चनों को करेंगे। कम से कम 20 क्वेश्चन तो मैंने ऑब्जेक्टिव लिए हैं, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो कम से कम 40 क्वेश्चन आपके तैयार करा देगा। इसीलिए बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें भैया, एक एक चीज़ को देखें। और जानकारी अगर आपको पता है तो मत लिखना, अगर नहीं पता, कोई नई जानकारी आपको मिलती है तो आप उसे नोट डाउन जरूर कर लेना। तो करते हैं हम अपना वीडियो स्टार्ट। वीडियो के पहले सवाल में दिया हुआ कि जहाँ पर अम्ल और क्षार मौजूद हों, यहाँ पर एसिड एंड बेस मौजूद हों, वहाँ पर आप किस प्रकार की बारिंग करेंगे। तो ऑप्शन में PVC भी है, TRS भी है, BIR है और आपका ये मौसम रोधी भी है। लेकिन इसमें बुक में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिया हुआ है भाई, PVC। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे मैंने पढ़ा है, मुझे पता है कि यार शायद मेरे हिसाब से TRS इसका ऑप्शन नंबर राइट है। TRS हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर एसिड या फिर बेस की उपस्थिति हो। ठीक है, तो चलो जैसा आपको पता हो, जैसे मेरे हिसाब से तो TRS होना चाहिए भाई। लेकिन इसके बारे में आपको थोड़ा भी एक्सप्लेनेशन पता है, अगर इसके बारे में थोड़ी भी आपको जानकारी तो भाई ज़रूर बताना कि इसका मैटर मतलब क्या है क्वेश्चन का। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी मेरे हिसाब से राइट होना चाहिए, लेकिन बुक में ए दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा हो गया। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे जाने से पहले इनकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यार फुल फॉर्म तो जरूर पूछी जाएगी, मुझे लग रहा है। ठीक है ना। PVC की फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। TRS की फुल फॉर्म है भैया क्या है, TRS की फुल फॉर्म बताइए। देखिए जहाँ पर R यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर R यूज हो रहा है, वहाँ पर तो ये मान के चलिए कि यार लगभग R का मतलब तो ये समझो रबड़ ही होगा। इस बात को दिमाग में डाल लो। ठीक है ना। R का मतलब क्या होगा, रबड़ होगा। ठीक है ना। और S का मतलब होगा शीथट। ठीक है ना, यानी SHETHED, ये बात ध्यान रख लो। ठीक है ना। तो हमने देख लिया कि R का मतलब रबड़ हो गया और S का मतलब भी बता दिया। अब T का मतलब यहाँ पर क्या है, T का मतलब यहाँ पर क्या है, टफ रबड़। ठीक है ना, टफ रबड़। और यहाँ पर BIR का देखिए, R का मतलब फिर मैंने बताया रबड़ होगा यार, I का मतलब इंडियन होगा, और भैया B का मतलब बलनीकृत होगा। ठीक है ना, तो बलनीकृत इंडियन रबड़। इस तरह से मैंने चारों ऑप्शनों पर चर्चा किया बहुत अच्छे ढंग से। अब मैं चलता हूँ अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसको डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे, इसकी डिटेल समझने को प्रयास करेंगे कि आखिर डिटेल में आखिर हम क्या बता सकते हैं आपके लिए। ये कह रहा है कि भूसंपर्कन का गड्ढा कहाँ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि भूसंपर्कन आखिर होता क्या है। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपका जो अर्थिंग है क्या होती है। चलो 2 मिनट चर्चा करता हूँ, पूरी अर्थिंग अभी खत्म करा देते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी अर्थिंग होती है भैया, पाइप अर्थिंग होती है, पाइप अर्थिंग होती है। दूसरी प्लेट अर्थिंग होती है, दूसरी प्लेट अर्थिंग होती है। ठीक है ना। कितने प्रकार की अर्थिंग होगी, एक तो होगी पाइप, एक होगी प्लेट। ठीक है। अब कितना गड्ढा होना चाहिए, दोनों अगर हम अर्थिंग कर रहे हैं किसी भी जगह, तो दोनों के लिए जो गड्ढा खोदेंगे हम 4 मीटर का लगभग गड्ढा खोदेंगे। ठीक है ना। इनका साइज क्या होना चाहिए, तो पाइप का साइज होना चाहिए कम से कम 2.5 मीटर लंबा, कम से कम 2.5 मीटर लंबा। इसका साइज क्या होना चाहिए, 60 बाई 60 की होनी चाहिए, कम से कम 60 बाई 60 की। ठीक है, ये जानकारी हमने प्राप्त कर ली। और क्या जानकारी हो सकती है, दूसरी जानकारी ये हो सकती है, जैसे कि मेरे पास ये प्लेट अर्थिंग है, यहाँ पर ये पाइप अर्थिंग है, यहाँ से जो आप तार अपने घर को ले जाओगे, यहाँ से जो आप अपने घर को तार ले जाओगे GI वायर, उसका SWG में मान कितना होगा, उसका SWG में उसका मान कितना होगा ये बता दो। तो उसका मान होगा 8 से 10 SWG। इतनी बात आपके लिए ध्यान रखनी है, किससे, अर्थिंग से संबंधित। ठीक है ना। अगर आपके घर में 3 प्लग वाला ये सॉकेट दिया हुआ है और इसकी एक पिन बड़ी है और ये 3 पिन दोनों छोटी छोटी होती हैं, तो इसमें अर्थिंग ऊपर वाली जो पिन है वो अर्थिंग वाली पिन होती है। ठीक है, ये बातें हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से भी बन सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि भूसंपर्कन गड्ढा मुझे कहाँ नहीं करना चाहिए, तो देखिए सड़क पर, क्योंकि यार सड़क पर आप अगर भूसंपर्क अपना करोगे, अपने घर की अर्थिंग आप किसी सड़क पर करवा दो, सड़क पर काम चलेगा, अर्थिंग खराब। रेल की पटरी तरह करा दो, रेल का काम चलेगा, अर्थिंग खराब। फुटपाथ पे करा दो, काम चलेगा, खराब। ओवरऑल बात यह है कि आप यहाँ पर इन सभी जगहों पर आप अर्थिंग नहीं करा सकते। कराने को करा लो, मनो करा लो बेटा, कोई बात नहीं है, करा लो। लेकिन आप जब वहाँ पर काम चलेगा तो आप मना नहीं कर सकते कि भैया यहाँ पर ये खड़ंजा मत खोद मेरा, यहाँ पर मेरी अर्थिंग है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए घर में अपने ही जगह में अर्थिंग करवाएं। चलो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूछ रहा है कि उदासीन भूसंपर्कन। अरे यार कहाँ चला गया, चलो लेते हैं, कोई बात नहीं है यार, फ़ोन से वीडियो बनाने में ये थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन कोई बात नहीं है यार, जैसा है ठीक है ना। बस समय के रहते हुए चीज़ें अगर आपके पास हैं तो बहुत बढ़िया यार, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, ठीक है ना। समय पर हर चीज़ सही होती है, फ़ोन हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियो को एक बार लाइक तो कर दिया करो। आइए जरा समझते हैं, उदासीन भूसंपर्कन का दूसरा नाम क्या है। आया कुछ याद, कहाँ पर पढ़ा था, हाँ आया याद, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में हमने इसे पढ़ा था, और इससे कहते थे हम सॉलिड अर्थिंग, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप इलेक्ट्रिकल के छात्रों और इस वाले क्वेश्चन को भी ना बता पाए तो यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन में पूछा है कि जो घर के जो उपकरण लगे होते हैं, घर के जो अप्लायंसेस लगे होते हैं, वो किस क्रम में लगे होते हैं भैया जरा बताना। तो थोड़ी सी डिटेल बता दूं, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा, लेकिन थोड़ी चलो चर्चा कर लेते हैं। ये आपके घर का कूलर है, ये आपके घर का टीवी है, और ये आपके घर का पंखा है, ठीक है, कोई भी तीनों उपकरण ले लो। अब मेरा ये अनुमान रहता है कि इस पर भी वोल्टेज समान जाए, इस पर भी वोल्टेज समान जाए, इस पर भी वोल्टेज समान जाए। ऐसा ना हो कि टीवी चलाऊं तो फ्रिज बंद, फ्रिज चलाऊं तो टीवी बंद, ऐसा नहीं होना चाहिए। वोल्टेज समान होने चाहिए, और वोल्टेज समान होते हैं भाई साहब आपके समांतर क्रम में, क्योंकि यहाँ पर करंट अलग अलग होती है। ये बात हमने 10 में पढ़ी थी कि करंट जहाँ अलग अलग होती है वहाँ पर वोल्टेज सेम होता है, लेकिन सीरीज का केस ऐसा होता है, इसमें करंट समान रहती है लेकिन वोल्टेज अलग अलग रहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा दे, क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा कि आपके घरों की जो गलियों में जो लाइट लगी होती है वो किस क्रम में लगी होती है, तो इसका आंसर भी समांतर क्रम होने वाला है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे। क्वेश्चन में क्या है कि अस्थायी शेड के लिए किस प्रकार की वायरिंग बनाओगे। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पर आप प्रॉपर नहीं रह पाओगे, कुछ दिनों के लिए आप आए हो, तो वहाँ पर किस प्रकार की आप वायरिंग कराओगे, वहाँ पर आप किस प्रकार की वायरिंग कराओगे। क्योंकि देखिए लकड़ी की अगर केसिंग केपिंग वायरिंग कराओगे तो ये महंगा प्रोसेस है, और महंगा दूसरी बात है कि इसे जब आप मतलब थोड़ी दिन रहने आए हो, कहने का मतलब ये टेम्परेरी मामला है। जैसे कि गांव में न्यूमाइस वगैरह लगती है ना, तो उसकी कुछ दुकानें होती हैं, अगर उसमें ये वायरिंग कराएंगे तो महंगा पड़ेगा ना, क्योंकि कुछ दिन की तो बात है यार, 10-12 दिन की, बस टेम्परेरी काम चल जाना चाहिए, ठीक है ना। लेड शीट इसे कराओगे क्या, इसे नहीं कराऊंगा, इसका तो यूज वहाँ पर होता है जहाँ पर केमिकल ज़्यादा हो, ठीक है। अच्छा साहब क्या कंड्यूट कराओगे, यार कंड्यूट का तो यूज घरों में होता ज़्यादातर, मैं दुकानों में क्यों करूँगा, और वो भी दुकान मेरी स्थायी नहीं है। प्रॉपर अगर दुकान हो, स्थायी दुकान हो तो चलो करा लूँ, लेकिन 2-4 दिन बाद मेरी दुकान उखड़ जाएगी, उससे फ़ायदा क्या। तो वहाँ पर आराम से आपको टिक कर देना है क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग होती है, एक क्लीट यहाँ लगाई, दूसरी क्लीट यहाँ लगाई, तीसरी क्लीट यहाँ लगाई, और इस तरह से इसमें वायर फंसा दिए, बस हो गया काम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो यार वीडियो को लाइक तो करके जाना है, और उन भाई बहनों के पास पहुँचा देना जो इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर के छात्र या छात्रा हैं। आइए जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन हम जरूर करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ देखिए, जिस चीज़ की जानकारी मुझे होगी उसका मैं एक्सप्लेनेशन जरूर करूंगा, लेकिन जिस चीज़ की जानकारी मुझे नहीं है और हो सकता है आपको हो, तो आप यार कमेंट में ज़रूर बता देना, ताकि जानकारी अधूरी ना रह जाए। किसी ना किसी माध्यम से किसी ना किसी बच्चे के पास पहुंच जानी चाहिए, मेरे पास पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि मैं तो कोई टीचर नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह छात्र हूँ 6 सेमेस्टर का। अब सभी के सामने परेशानी है, तो थोड़ा सोचा यार मदद की जाए सभी की, और अपनी भी थोड़ी हो जाएगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में कि लचीले तार का प्रयोग नहीं किया जाता। भैया लचीले तार का मतलब समझ रहे हो, बहुत पतले पतले वायर, बहुत पतले पतले वायर, ठीक है ना। अगर मैं टीवी की बात करूं, हाँ यार देखने को मिल जाएंगे आपको पतले पतले वायर, उसमें देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं टेबल फैन की बात करूं तो बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं टेबल लाइट की बात करूं उसमें भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप सीमेंट फैक्ट्री में जाओगे ना, वहाँ पर क्या काम है भाई, अरे वहाँ पर तो यार बड़े बड़े वायरों की बात होती है, बड़े बड़े वायरों की, ठीक है ना। एक पोल से दूसरे पोल तक हमें ये लाइट ले जानी होती है सीमेंट फैक्ट्री में, ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है ना। तो इन तीनों की तुलना अगर मैं इस चौथे से करूँ तो ऑप्शन नंबर डी राइट होने वाला है। इसमें आपके लचीले तार काम नहीं करेंगे, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा है सबसे सस्ती वायरिंग के बारे में बताओ। सबसे सस्ती वायरिंग मैं आपके लिए बता दूं, एक चीज़ की मैं जानकारी बता दूं। अभी मैंने बताया था कि जब कोई नुमाइश या फिर कोई मेला लग रहा है, 2-4 दिन के लिए मेरी दुकान रहेगी, तो सस्ती से सस्ती ढूंढूंगा ना मैं वायरिंग की, सस्ती से सस्ती में काम हो जाए भैया। तो अभी क्या बताया था, कभी क्या क्या बता रहा था चिल्ला के, इसीलिए तो कह रहा हूँ एक्सप्लेनेशन सुनो, जो मैं बता रहा हूँ उसे सुनो। तो इसका जो आंसर होने वाला वो है क्लीट वायरिंग।
क्या है, क्लीट वायरिंग, ठीक है ना। इसकी थोड़ी चर्चा कर लूँ, चलो कर लेते हैं। कंड्यूट वायरिंग क्या होती है? अरे कंड्यूट का मतलब जो पाइप वाली वायरिंग होती है, जैसे घरों में करते हैं, ठीक है ना। केसिंग केपिंग, अरे केसिंग केपिंग आपने बहुत अच्छे ढंग से देखी होगी, जैसे प्लास्टिक की एक केसिंग होती है, उसके ऊपर से हम केपिंग लगाते हैं इस तरह से, ठीक है ना। और ये बैटन वायरिंग, बैटन का मतलब होता है एक बैटन होती है इस तरह से, उसमें हम वायरों को फंसाते हैं और फिर उसके ऊपर से दूसरा बैटन लगा देते हैं, ये आपकी बैटन वायरिंग होती है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है और बढ़िया प्रश्न है, इसका एक्सप्लेन जरूर करेंगे। सबसे ज़्यादा टिकाऊ, टिकाऊ का मतलब है सबसे ज़्यादा टिकेगी वायरिंग, अच्छी वायरिंग है, कहने का मतलब ये है। तो कौन सी टिकने वाली है? क्या आपकी केसिंग केपिंग टिकने वाली है? हाँ यार, केसिंग केपिंग ऐसे करते हैं हम घरों में, ये केसिंग लगा दी, इसमें वायर लगा दी और ऊपर से दूसरी फल्टी वाली वायरिंग जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, ये हो गई भैया। कौन सी वाली? ये हो गई केसिंग वाली। बैटन भी इसी प्रकार से समझिए, ये बैटन वायरिंग आपकी लगी हुई है, ठीक है ना। क्लीट वायरिंग, क्लीट वायरिंग समझते हो? एक क्लीट यहाँ पर, एक क्लीट यहाँ पर, एक क्लीट यहाँ पर, इसमें वायर फंसा दिए, ठीक है, ठीक है। एक आपकी कंड्यूट वायरिंग, ये लिया पाइप, ये लिया पाइप हमने और इसमें डाल दी हमने तार, इसमें डाल दी हमने तार। तो अब एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा सुरक्षा तार की कौन से आपको लग रहा है कि कौन सुरक्षा सबसे ज़्यादा तार की कर सकता है? क्या ये कर सकता है? ये कर तो सकता है, लेकिन यार ये दीवार के ऊपर लगाई जाती है, तो हो सकता है कि किसी मैकेनिकल चीज़ से ये टूट जाए और हमारे तार खराब हो सकते हैं, ठीक है। या फिर ये धूप में भी रहती है, नमी का भी इस पर प्रभाव पड़ सकता है, तो यहाँ पर ये अप्लाई ज़्यादा नहीं हो पाएगी, ज़्यादा टिकाऊ नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी है, क्लिट से अच्छी है थोड़ी सी, लेकिन सबसे अच्छी की अगर मैं बात करूँ तो वो आपकी कंड्यूट होने वाली है। क्योंकि घरों में जब भी हम वायरिंग करते हैं तो क्या करते हैं, पाइप को दीवार के अंदर सेट कर देते हैं, और दीवार को जब अंदर सेट कर देते हैं ना, तो उसका जो मैकेनिकल पावर भी बढ़ जाता है और आपके जो वायर है ना वो बिल्कुल दिखाई भी नहीं देते, सुंदर भी लगती है, टिकाऊ भी बहुत है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन पर जा सकते हो, कंड्यूट वायरिंग, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होने वाला है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने के ऊपर क्वेश्चन दे दिया है, थोड़ा माइंड एबिलिटी जानना चाहता है क्वेश्चन कि यार बच्चे ने वास्तव में कुछ उपकरण पर किसी मतलब जो औजार है किसी टूल से काम किया या नहीं किया, ये पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो प्लायर होता है ना, प्लायर जानते हो ना, प्लास, जैसे हम अपने हिंदी भाषा में प्लास बोलते हैं, घर का प्लास होता है, प्लास पर क्या होना जरूरी है? क्या जो प्लास है वो उच्च प्रबलता होना चाहिए, कहने का मतलब मजबूत होना चाहिए, या फिर उस पर इंसुलेशन ज़रूर होना चाहिए, या फिर उस पर जंग नहीं लगी होनी चाहिए, या फिर वो बहुत तेज़ होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर जंग लग रही होगी तो भी काम कर लोगे, थोड़ा बहुत तो कर ही लोगे, अगर तेज़ नहीं होगा तो भी काम कर लोगे, अगर मजबूत नहीं होगा तो भी काम करोगे, लेकिन अगर इस पर इंसुलेशन नहीं है ना, तो ये समझ लो काम करने लायक बचोगे नहीं। इतना ध्यान रख लो, उस पर इंसुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इंसुलेशन समझ रहे हो ना यार? जैसे कि आपके पास ये प्लास है, ये आपके पास प्लास है, ठीक है ना, एक इसका ये रहा, एक इसका ये रहा, अब इसके ऊपर ये प्लास्टिक का चढ़ा रहता है, इसे बोलते हैं हम इंसुलेशन, ताकि हमें कोई भी झटका ना लगे, ठीक है ना, ये होता है हमारा इंसुलेशन, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में पूछा कि जो स्टेयर केस समझ गए ना, हाँ चलो फटाफट सेकंड ईडी में जो हमने पढ़ी थी पिछले सेमेस्टरों में, ठीक है ना। स्टेयर केस मेरा मतलब झीना सर्किट, अरे झीना सर्किट में यार मुझे ध्यान आ रहा है कि कौन सा वाला लगता था यार, ऐसा वाला लगता था, कौन सा वाला लगता था भैया, कौन सा स्विच लगता था कि ऐसा कुछ सर ने समझाया था, ऐसा कुछ समझाया था कि भाई ये ऐसे यहाँ से जा रही है ये हमारी वायर, कहने का मतलब ये कि ऊपर से बंद करो तो मतलब नीचे से चालू, और नीचे से बंद करो तो ऊपर से चालू। तो वहाँ पर हम करते थे टू वे स्विच का यूज, टू वे स्विच का यूज। अब ये लिखा हुआ देखिए टू वे स्विच, अभी मैंने बताया था ना, देखिए इसका जो है सिंबल ऐसे भी हो सकता है टू वे स्विच का, और कैसे हो सकता है भैया, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। दोनों ही सिंबल ध्यान रखने हैं, दोनों ही सिंबल ध्यान रखने हैं। वन वे स्विच, वन वे स्विच यानी दो लगेंगे उसमें, आपकी इस बात को ध्यान रखना है। एक तो लगता है नीचे, एक तो लगता है नीचे और एक लगता है ऊपर, ठीक है ना, एक लगता है झीने के नीचे और एक लगता है ऊपर, दो स्विच लगते हैं और दोनों ही टू वे होना जरूरी है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें जरा आइडिया लगा के बताइए यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा पूछ क्या रहा है। आखिर ये पूछ रहा है कि कौन सी प्रणाली यानी ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें हम जो वायरिंग करना आसान नहीं होगा, यानी कठिन है उसमें वायरिंग करना, तो ऐसा कौन सा है। तो यार वैसे अगर दिमाग लगाऊं, जैसे छुपी हुई वायरिंग यहाँ पर दिया हुआ है,
छुपी हुई वायरिंग का मतलब है कि हमें पता ही नहीं है कि यार इसमें वायरिंग का क्या प्रारूप है, कहाँ पर पाइप है, कैसे कैसे क्या सिस्टम है। कहने का मतलब है कि पूरी चीज़ छुपी हुई है। अगर हमें ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए और आपसे पूछे कि भैया वायरिंग कर दे, और हमें ये तक पता नहीं है कि इसका मेन बोर्ड कहाँ है, इसका कंड्यूट कहाँ है, इसका मेन बॉक्स कहाँ है, इसका जंक्शन बॉक्स कहाँ है, इसका डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ है, यानी कुछ नहीं पता, छुपी हुई वायरिंग है, तो वहाँ से आप भागने की संभावना है आपकी पूरी पूरी। तो कहने का मतलब ये कि कठिन जो कार्य है वहाँ पर कहाँ होने वाला है, छुपी हुई वायरिंग में। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जैसा मुझे लगा कि ऐसे समझा सकता हूँ तो मैंने समझा दिया। अगर आपको लगे कि इसका आंसर ऐसे नहीं ऐसे देना चाहिए तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस भाई ने इस वाले क्वेश्चन का उत्तर देने में मेरी मदद की और बताया कि ऐसा इसका आंसर ऐसे नहीं भाई ऐसे आएगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन है और इसमें भी मुझे आपकी मदद चाहिए, तो जरा बताने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और पूछ रहा है कि घर में कौन से प्रकार की व्यवस्था हम नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो यार घर में रोशनी, हाँ ये तो हो सकती है। ठीक है ना, कार्यालय की रोशनी, हाँ यार ये भी हो सकती है। ठीक है ना, यानी घर के अंदर नहीं की जा सकती, तो घर के अंदर की रोशनी तो की जा सकती है, कार्यालय की भी की जा सकती है और उद्योग की भी की जा सकती है। क्योंकि फ्लड लाइट का जहाँ तक मुझे लगता है यार, फ्लड लाइट का मतलब होता है जो रोडों पर जो लाइट लगी होती है, जो लाइट रोडों पर लगी होती है पुलों पर, इस प्रकार से उसे फ्लड लाइट बोलते हैं। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। अगर ये मैं गलत बता रहा हूँ तो आप ज़रूर बता देना कि कैसे कैसे क्या मैटर है। तो ये पूछ रहा है कि घर के अंदर की जाने वाली प्रकाश व्यवस्था नहीं है पूछ रहा है, तो यार फ्लड लाइट होगा क्योंकि ये तो रोडों पर की जाती है। इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि वायरिंग क्लिप आमतौर पर किसके बने होते हैं। तो वायरिंग क्लिप के बारे में मैं आपको बता दूं कि वायरिंग क्लिप आखिर होता क्या है। जैसे कि आपको मान लो कंड्यूट यहाँ से जा रहा है बाहर, यानी सरफेस पर कंड्यूट की वायरिंग आपने की है और कंड्यूट यहाँ से जा रहा है, तो इसे फिक्स करने के लिए आप कुछ इस प्रकार की चीज़ का यूज करते हो, कुछ इस प्रकार का। आया ध्यान? अरे यार आपने ईडी में देखा होगा, कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे बोलते हैं क्लैंप बोलते हैं इसे, नॉर्मल भाषा में क्लैंप बोलते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई की थोड़ी भाषा की जाए तो उसे क्लिप बोलते हैं। और उसमें कुछ यहाँ पर होल होते हैं जिससे कि हमें इसे क्या करते हैं, इसे कस देते हैं और जैसे कि हमारा ये कंड्यूट है ये फिक्स हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि आखिर ये बना किसका होता है, ये आखिर बना किसका होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका स्टील यानी इस्पात का ये चीज़ आपकी बनी होती है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी कि क्लिप क्या होती है और कैसे कैसे आपने बिल्कुल प्रैक्टिकली इस चीज़ को जानने का मेरे साथ प्रयास किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये आपको घुमा सकता है, थोड़ा परेशान जरूर कर सकता है। ये कह रहा है कि स्विच इकाई का किस प्रकार के तार पर होना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन में दिया है कि आपका जो स्विच इकाई, कहने का मतलब ये है कि एक चटकनी, अगर घर में सीधी सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक चटकनी है जिसे मैं स्विच बोलता हूँ, तो इस वाले स्विच में किस तार का होना जरूरी नहीं है। तो यार फेज में तो ये लगता है, ये फेज में तो लगता है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन अर्थ भी लेकिन फेज तो लगता ही है। ठीक है ना, लेकिन अर्थ लगा दो तो भी चलेगा, लेकिन न्यूट्रल में इसका कोई रोल नहीं होता। आपने कभी नहीं देखा होगा, जैसा कि मैं आपको लिए समझा दूं, चलो एक चीज़ मैं आपके लिए समझा दूं। जैसे कि आपके घर का ये बल्ब लगा हुआ है और बल्ब के आए भैया 2 तार, एक तार ये रहा और दूसरा तार ये रहा, ये है आपका फ्यूज, ये आपका न्यूट्रल। तो पूरे चांसेस हैं, और चांसेस क्या हैं, आप इलेक्ट्रिकल लगे तो सीधी सी बात है कि आप जो है स्विच को आप यहीं पर लगाओगे, आप फेज में ही लगाओगे, न्यूट्रल में नहीं लगाओगे, क्योंकि धारा का जो प्रभाव होने वाला है यहाँ से होने वाला है। अगर आप इसे खोल कर जाओगे यहाँ पर काम करोगे तो कर सकते हो, लेकिन अगर स्विच यहाँ पर लगा दिया और इसे खोल दो चाहे कुछ पकड़ दो, आपके पास तो धारा आएगी ही आएगी। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से बी होने वाला है, उदासीन से ऐसा इसका कोई मतलब नहीं होता। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलो इस वाले क्वेश्चन को बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है। बोलोगे यार आंसर पूछ रहे हो, आंसर सामने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बी, मैं तो बी मार दूंगा। अरे यार मारने से कुछ मतलब नहीं है, पता तो हो, कन्फर्म हो ना बी है। ठीक है ना, पता होनी चाहिए, ऑप्शन सामने उससे कोई मतलब नहीं होता। चलो हम समझाते हैं, थोड़ा सा समझाएंगे, थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। ये कह रहा है कि घर में कौन सी वायरिंग की जाती है, घर में कौन सी वायरिंग की जाती है। तो क्या रबड़ वाली पाइप आप घर में लगाते हो कभी? अरे कभी देखा रबड़ वाली पाइप? भैया नहीं देखा। क्या BIR लगाते हो? BIR बोले आप, BIR का क्या मतलब है? अरे यार अभी बताया था वल्केनाइज्ड इंडियन रबड़, यहाँ पर भी रबड़ आ गई यार। चलो ठीक है साहब। कागज़ की वायरिंग कभी देखी है? बोले यार ये तो देखी नहीं है मैंने।
तो इसका मतलब ये हुआ ना पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। अरे जो पाइप होते हैं वो किसके होते हैं? पीवीसी के होते हैं। ये मैं घर में लगाता हूँ, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसलिए राइट है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला नहीं हूं बिल्कुल, क्योंकि ये तो आपको पता होगा यार, इलेक्ट्रिकल में पढ़ते पढ़ते 3 साल हो गए और इतना भी नहीं सीख पाए, तो यार बिल्कुल समझ लेना, फिर बस घनघोर बेइज्जती हो जाएगी यार, गजब बेइज्जती है यार, ऐसा हो जाएगा कुछ, ठीक है ना। तो बताइए कि जो मानव शरीर का ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी का जो प्रतिरोध है वो शुष्क अवस्था में कितना होता है, जरा बताना। बोले क्या 2 अवस्थाओं में होता है? हाँ जी 2 अवस्था में होता है। एक तो बॉडी की वो अवस्था जो गीली है, एक बॉडी की वो अवस्था है जो गीली है, ठीक है ना। एक बॉडी की वो अवस्था है जो एकदम सूखी, आपकी एकदम सूखी बॉडी, ड्राई बॉडी, ठीक है ना, सूखी बॉडी। तो जरा बताइए, अरे जरा बताइए कि प्रतिरोध कौन से में ज़्यादा होगा, प्रतिरोध कौन से में ज़्यादा होगा। तो मैं दोनों को बता देता हूँ। देखिए गीली में तो आपका होता है दोस्तों 1000 ओम, गीली में कितना होता है 1000 ओम, ठीक है ना, 1000 ओम। और भैया सूखी में, अरे यार सूखी में होता है 1 लाख ओम, 1 2 3 4 5, 1 लाख ओम। लेकिन किलो ओम में दिया है तो 3 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट करो और 100 किलो ओम लिख दो सीधा सीधा, 100 किलो ओम। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हूँ जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हुई। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये आ गया सबसे आसान क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, जरा बताने का प्रयास करेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, फुल फॉर्म तो पूछी जा सकती है, इसीलिए हो सके कि ज़्यादा से ज़्यादा फुल फॉर्म याद कर लें। क्वेश्चन में पूछा है कि SWG उसका मतलब क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो SWG पर हम करेंगे डिटेल से बात, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को। तो SWG बताऊं क्या होता है। अरे SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंड वायर गेज। अच्छा ये दिखता कैसा है? अरे यार ये कुछ इस टाइप का दिखता है। अगर आपने देखा तो एक गोला सा होता है, उस पर कुछ ऐसे स्लॉट कटे होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं, इस तरह से गोला सा होता है, ठीक है ना। कोई छोटा स्लॉट होता है, कोई बड़ा स्लॉट होता है। आया ध्यान में? नहीं आया? आ गया होगा उम्मीद, अगर देखा हो तो। आपके पास अगर ED की बुक पढ़ी हो, एशियन पब्लिकेशन की, तो उसमें ये चीज़ें हैं, उसमें ये चित्र है, किसी कौन से पेज पर ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उसमें है, मैंने देखा है, ठीक है ना। तो आप उसमें देख लेना। तो उसकी एक खास बात है, उसकी एक खास बात है। क्या खास बात है? कि अगर होल यानी स्लॉट अगर बड़ा है, अगर स्लॉट बड़ा है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक वायर 10 SWG का है, ठीक है ना, और एक वायर आपके पास 8 SWG का। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसकी मोटाई अधिक होगी, तो आप इस पर भागोगे, हाँ ये रहा 10 है 10। अरे यार बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसीलिए तो बता रहा हूँ, SWG थोड़ा उल्टा केस क्रिएट कर देता है कि अगर 8 SWG है तो इसका साइज मोटा होगा और 10 WG है तो इसका साइज पतला होगा। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है ना। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे यार इतना इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्या होगा, इससे इजी क्या होगा। सीधा सीधा पूछ रहा है कि अर्थ वायर आखिर जुड़ा किससे होता है। अर्थ वायर किससे जुड़ा होता है? बोले उपकरण से। हाँ यार उपकरण से जुड़ा होता है। बोले बिजली घर से। हाँ जी बिजली घर से जुड़ा होता है। हाँ जी ट्रांसफार्मर से जुड़ा होता है। लेकिन ओवरऑल सबका जो अर्थ वायर है वो जुड़ा कहाँ होता है? अरे यार भूमि पर जुड़ा होता है, ठीक है ना। कैसे जुड़ा होता है? जैसे आपके पास ये कोई ट्रांसफार्मर है, यहाँ से एक वायर लिया, बस यहाँ पर कर दिया अर्थिंग, ठीक है ना। इस तरह से करते हैं ना, कुछ इस तरह का चिन्ह था यार, कुछ इस तरह का, ठीक है ना। ये क्या हमारे यहाँ पर ये अर्थिंग है, ठीक है ना, ये क्या है अर्थिंग है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका नंबर बी ऑप्शन राइट है। चलते हैं अपने इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कहने का मतलब ये है कि एक ही ऑप्शन से, यानी एक ही क्वेश्चन से आपकी पूरी की पूरी जो है ना, मतलब अर्थिंग पूरी रिवाइज हो जाएगी। समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में पूछा कि अगर आप कहीं पर अर्थिंग कर रहे हो तो वहाँ के प्रतिरोध का मान, यानी आपके अर्थिंग का प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करेगा। तो बोले कि यार जहाँ भी मैं अर्थिंग करता हूँ वहाँ पर पहले तो ये देखता हूँ कि वहाँ की मिट्टी कैसी है। बिल्कुल देखता हूँ। अरे देखोगे कि नहीं देखोगे मिट्टी कैसी है, ठीक है। दूसरी बात ये देखता हूँ कि मिट्टी में नमी कितनी है, नमी कितनी है। ऐसा ना हो कि यार ज़्यादा नमी हो,
ऐसा ना हो कि कम नमी हो। कहने का मतलब ये है कि वहाँ की अगर आप मॉइस्चर को कंट्रोल कर सकते हो, ये भी चीज़ आप देखते हो। दूसरी बात है कि मृदा का टेम्परेचर देखते हो, कहीं ना कहीं नमी से संबंधित बात की गई है। तो कहने का मतलब ये कि ओवरऑल सभी चीज़ों को आप देखते हो तब जाकर आप अर्थिंग करते हो दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये सारे वीडियो पसंद आया होगा। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी जगह से सिलेक्ट किए हैं और बहुत सारी नॉलेज मैंने आपके लिए बताई। मुझे भी खुशी हो रही है कि आपके पास इतनी सारी नॉलेज पहुंच जाए, और उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा दोस्तों। और कमेंट करना ना भूलें अगर कोई भी गलती हुई है या फिर मैं और क्या एक्स्ट्रा इस वीडियो में कर सकता था, ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर मार दो भाई उन भाई बहनों के पास जो कि इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर के छात्र छात्रा हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।